गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने तीसरे चैप्टर में सरल रेखा में गति में विस्थापन, दूरी और स्थिति के अलावा वेग और चाल के बारे में भी हमने पढ़ लिया और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी कर लिए। वेग और चाल के प्रकार भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज बात करेंगे बेटा त्वरण की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। त्वरण क्या होता है, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, त्वरण के प्रकार कितने होंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम समय और विस्थापन, समय और वेग और समय और त्वरण के मध्य कोई ग्राफ भी खींचेंगे। ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक आज अपन कंप्लीट करते हैं। पहले हम त्वरण की बात करें, केवल त्वरण की परिभाषा की बात करें तो त्वरण किसे कहते हैं? कोई वस्तु त्वरित होती है, कब त्वरित होती है, कब वो उसमें मंदन होता है, कैसे हम उसको परिभाषित करते हैं? जब समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कह देते हैं। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होना मतलब वेग में वृद्धि होना त्वरण कहलाता है। और मंदन का मतलब वेग में कमी होना। समय के साथ वेग में कमी होना मंदन कहलाता है। ठीक है ना, डी एक्सेलरेशन। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजी इसका प्रकार हम पढ़ेंगे। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, की दर को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि होती है क्योंकि इसका संबंध वेग से हुआ, त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको ए से निर्देशित करते हैं, ए सदिश। त्वरण को अपन किससे निर्देशित करते हैं? ए सदिश से। या फिर हम इसको लिखूं कि एकांक समय में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हुआ, या एकांक समय में वस्तु कितने वेग से गतिशील है। ठीक है ना, किसी क्षण पे एकांक समय में वस्तु का वेग क्या है वही उसका त्वरण कहलाता है। तो इसके हिसाब से इसका सूत्र हुआ A बराबर dv अपॉन dt डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या v अपॉन t। त्वरण बराबर वेग बटा समय। इस तरह से याद रख लेना, त्वरण बराबर वेग बटा समय। ये सूत्र अपन लिखते हैं बार बार, त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का SI मात्रक, SI पद्धति में मात्रक क्या लिखोगे बेटा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की विमा क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके पहले, m0 l1 t-2। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, मात्रक विमा बहुत इजी होते हैं। अब हम बात करें त्वरण के प्रकार की। त्वरण के प्रकार, चार प्रकार के त्वरण पढ़ेंगे बेटा हम। चार प्रकार से त्वरण को परिभाषित करेंगे, चार प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा औसत त्वरण, पहला हमारा है औसत त्वरण। इसको कैसे परिभाषित करोगे? औसत त्वरण को अपन ए एवरेज इस तरह से लिख लेते हैं, उसके ऊपर 12 लगा देते हैं। औसत त्वरण डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। औसत त्वरण का सूत्र होता है ए औसत बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। निश्चित समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है वस्तु में, ठीक है ना, एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? औसत त्वरण। जैसे मान लो कि t1 समय पर, माना किसी क्षण t1 समय पर वस्तु का वेग, t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है। किसी क्षण पर वस्तु का वेग v1 है तथा t2 समय पर, समय चेंज कंटिन्यू चलता रहता है। किसी क्षण t2 पर या t2 समय पर वस्तु का वेग v2 हो तो औसत त्वरण का सूत्र होगा, औसत त्वरण बराबर डेल्टा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में जो परिवर्तन हुआ वो बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इसको अपन डेल्टा v लिख देते हैं और समय अंतराल को डेल्टा t लिख देते हैं। इसको हम औसत त्वरण बोलेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी बेटा? किसी वस्तु के निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। सूत्र इंपॉर्टेंट है आपका, सूत्र काम का, इसलिए न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा तात्क्षणिक त्वरण। दूसरा प्रकार है अपना तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण को अपन ए से ही निर्देशित करते हैं। ठीक है ना। किसी क्षण विशेष पर, जैसे मान लो कोई वस्तु गतिशील है और किसी क्षण पे अगर हमने को
किसी क्षण विशेष पर अपने को त्वरण ज्ञात करना है तो उसको लिखा जाएगा तत्क्षणिक त्वरण। a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बटा डेल्टा t, और इसका सूत्र होता है बेटा dv अपॉन dt, v का t के सापेक्ष अवकलन। उस क्षण विशेष पर उस v का t के सापेक्ष अवकलन आपका तत्क्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी क्षण पर वस्तु के त्वरण, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं, जिसको परिभाषित कैसे करेंगे, a बराबर dv अपॉन dt। उस क्षण पर v का t के सापेक्ष अवकलन कर लो, वही उसका क्या कहलाएगा, और तत्क्षणिक त्वरण। उसका क्या कहलाएगा बेटा, तत्क्षणिक त्वरण। बहुत इजी है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तत्क्षणिक त्वरण भी समझ में आ गया आपको, औसत त्वरण भी आ गया। तीसरा प्रकार देखो एक समान त्वरण। तीसरा है आपका एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण को कैसे परिभाषित करोगे, निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन निश्चित हो, उसे एक समान त्वरण कहेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वेग में परिवर्तन निश्चित समय, मतलब 0 से 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन हुआ उतना ही 1 से 2 सेकंड में हो, उतना ही 2 से 3 में हो, उसे हम बोलेंगे एक समान त्वरण। अर्थात परिभाषा क्या लिखोगे, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन नियत हो तो इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं, इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जब ग्राफ की बात करेंगे तो निश्चित वेग और समय के बीच अपन ग्राफ खींचेंगे, और आगे भी अपन ग्राफ बनाएंगे वेग और समय के बीच। y एक्सिस पे वेग ले लिया, x एक्सिस पे समय ले लिया, तो निश्चित समय अंतराल में, जैसे मान लो ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ, निश्चित समय अंतराल में निश्चित वेग में परिवर्तन, तो इस तरह से जो ग्राफ आएगा ना, रेखीय ग्राफ, उस स्थिति में अपने को पता चल जाएगा कि 0 से 1 सेकंड में भी उतना ही त्वरण है, 1 से 2 में भी उतना ही है, 2 से 3 में भी। तो इस तरह के त्वरण को बोला जाता है एक समान त्वरण। और चौथा प्रकार आपका असमान त्वरण। चौथा प्रकार आपका क्या है बेटा, असमान त्वरण। निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन नियत न हो, नियत न हो तो इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। चौथा प्रकार देखो, एक समान की जगह क्या आ जाएगा, असमान त्वरण। देखो चौथा प्रकार इजी है, असमान, नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन नियत न हो, असमान हो, असमान हो, तो इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, ग्राफ देखोगे वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच आप ग्राफ की बात करोगे ना, तो असमान त्वरण का ग्राफ कुछ या तो ऐसे होगा या फिर नीचे से ऊपर ऐसे उल्टा होगा। इसमें देखो वेग में परिवर्तन जो है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग है, तो इस तरह के त्वरण को बोलेंगे असमान त्वरण। तो इस तरह से हमने त्वरण की 4 प्रकार पढ़ लिए। पहला था औसत त्वरण, दूसरा तत्क्षणिक त्वरण, समान त्वरण और असमान त्वरण। चारों में कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये 2 ही है, औसत त्वरण और तत्क्षणिक त्वरण, इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अपन एक तत्क्षणिक त्वरण या औसत त्वरण के 2 सवाल कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद अपन ग्राफ की बात करेंगे। जितने भी ग्राफ हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सरल रेखा में गति की समीकरण। 2 विधियों से समीकरण निकालेंगे अपन, एक ग्राफीय विधि से और एक कलन विधि से। ठीक है ना, जिसमें अवकलन वगैरह काम आएंगे, समाकलन विधि काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु की स्थिति दी हुई है, किसी समय पर किसी वस्तु की स्थिति का सूत्र दिया हुआ है, x बराबर 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9 मीटर। क्वेश्चन यह है, किसी क्षण पर वस्तु की स्थिति की समीकरण दी हुई है, किसी क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9 मीटर, और आपको t बराबर 1 सेकंड पर
वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब अपने को वस्तु की स्थिति दी हुई और हमसे त्वरण पूछा है, तो पहले स्थिति दी हुई है तो इससे वेग ज्ञात करेंगे, तत्क्षणिक वेग। तो वेग का सूत्र होगा बेटा v बराबर dx अपॉन dt। ये जो सूत्र आएगा dx अपॉन dt से जो मान आएगा उसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हमारे पास त्वरण आ जाएगा। तो अब अपने को पहले तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मुझे वेग मिलेगा d बाई dt। x का मान कितना है बेटा 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9। अलग अलग अवकलन कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो और इसका कर लो। कल भी सीखा था हमने, कल लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। 5 नियत है t क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर, x की घात n वाला सूत्र लग जाएगा, n x की घात n-1, तो 3t स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज t स्क्वायर का 2 पहले आ गया और एक घात कम हो गई 2t। 9 कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन बेटा शून्य होता है, आंसर ही आ गया। तो v आपके पास है बेटा 15t स्क्वायर प्लस 12t, ये मान आया मीटर प्रति सेकंड में। वेग आ गया, आपने स्थिति का t के सापेक्ष अवकलन किया तो आपको क्या मिल गया बेटा वेग। अब आपको क्या ज्ञात करना है त्वरण, तो त्वरण ज्ञात करना है तत्क्षणिक त्वरण t बराबर 1 सेकंड पे। तो आपको क्या करना होगा, वेग का फिर से अवकलन कर देना। ये जो v है इसका फिर से t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपका सूत्र होगा dv अपॉन dt। ठीक है ना, वेग का t के सापेक्ष अवकलन लिखा जाएगा dv अपॉन dt। तो a बराबर d बाई dt, जो v है उसका मान देखो बेटा 15t स्क्वायर प्लस 12, 15t स्क्वायर प्लस 12 इंटू t, इसका फिर से आप अवकलन कर लो। देखो ध्यान से बेटा, a बराबर इसका अवकलन कर लो 15 एज इट इज t स्क्वायर का 2t प्लस 12 एज इट इज t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया। आपके पास बेटा आंसर आया a बराबर 15 इंटू 2 30t प्लस 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परंतु आपको तो t बराबर 1 सेकंड पे ज्ञात करना था ना त्वरण, तो ये जो मान आया इसमें t का मान 1 सेकंड रख लो। t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण a बराबर 30 गुणा 1 प्लस 12, 30 गुणा 1 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उत्तर आ गया आपका 42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 प्लस 12 42 होता है, तो उत्तर आया 42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको वस्तु की स्थिति दी हुई थी और स्थिति के बाद आपने पहले वेग ज्ञात किया, उसके बाद त्वरण ज्ञात किया और फिर जिस समय पे आपसे स्थिति त्वरण पूछा है उस समय का मान रख दिया। इस तरह से हम वस्तु की त्वरण ज्ञात कर लेते हैं t बराबर 1 सेकंड पे। अगले सवाल में आपसे औसत त्वरण का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, किसी क्षण पर एक वस्तु गतिशील थी और 8 मिलीसेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड से, अच्छा 6 सेकंड में। अगला क्वेश्चन यह है कि 6 सेकंड में 8 से 20 वेग हो जाता है, वस्तु का वेग परिवर्तित होके 8 से 20 हो जाता है। मतलब देखो सवाल ऐसे था कि कोई वस्तु t1 बराबर 0 समय पे यहां थी, तब उसका वेग था v1 8 मीटर प्रति सेकंड और वो गतिशील है एक सीधी रेखा में, और t2 समय पे उसका वेग हो जाता है बेटा 20 मीटर प्रति सेकंड और ये मान था 6 सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग। सवाल ये है कि किसी क्षण पर या मैं बोलूं एक निश्चित समय अंतराल में 6 सेकंड के समय अंतराल में वस्तु का वेग 8 से 20 हो जाता है, 8 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। a बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। डायरेक्ट सूत्र होता है औसत त्वरण का। तो v2 का मान 20 माइनस 8 बटा t2 6 माइनस 0, 20 माइनस 8 12 बटा 6 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है ना, एक छोटा सा सवाल और डिस्कस करते हैं कि एक वस्तु जो है, कण जो है वो पहले रेस्ट में था, ठीक है, और उसके विस्थापन की समीकरण हमें दी हुई है। माना एक कण जो है ना वो रेस्ट में, t बराबर 0 समय पे वो रेस्ट में, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। उस समय उसकी स्थिति या x का मान दिया हुआ है 6, x का मान आपके पास है 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब मीटर। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है
कि किस क्षण पर वस्तु का वेग शून्य होगा। किस क्षण पर वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। आपसे वस्तु का वेग पूछा है, x का मान ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस क्षण पर वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। किस क्षण पर, तो अपने को वेग ज्ञात करना पहले, तो v बराबर dx बटा dt। आपको x का t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये जो x दिया हुआ इसका t के सापेक्ष पहले अवकलन कर लो और फिर उसको 0 के बराबर पुट करके वो समय निकाल लो जिस समय पे वेग शून्य होगा। तो पहले इसका अवकलन बोलो, d बाई dt 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अलग अलग अवकलन कर लो, इसका भी कर लो और इसका भी कर लो। तो v बराबर d बाई dt 6t स्क्वायर माइनस t बाई dt t क्यूब। अब आप अलग अलग अवकलन कर लो, 6 कांस्टेंट अवकलन से बाहर, t स्क्वायर का अवकलन 2t हो गया माइनस t क्यूब का 3t स्क्वायर। आपके पास v आ गया बेटा 12t माइनस 3t स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस क्षण पर वस्तु का वेग शून्य होगा। जब वस्तु का वेग शून्य होगा तो वो क्षण निकालना है, तो आपको v बराबर 0 पुट करना है। तो अगर ये मान 0 है तो ये वाला मान भी 0 पुट कर देंगे, तो 12t माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से t के मान निकाल लो, पहले इसमें से t कॉमन ले लो, 3t कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस का t बराबर 0, 3t 0 में चला गया, 4 माइनस t बराबर 0। तो t का मान कितना आया 4 सेकंड। 4 सेकंड पर वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। बेटा किसी क्षण की बात करिए ना, तो t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु का वेग शून्य होगा। इस तरह से हमने वस्तु की स्थिति, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण के बारे में काफी डिस्कस कर लिया। बेसिक था, ये आना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इनके ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ हम और डिस्कस करते हैं दोबारा से। ग्राफ बहुत आसान है, विस्थापन समय के मध्य ग्राफ, वेग समय के मध्य ग्राफ और त्वरण और समय के बीच भी अपन ग्राफ याद करेंगे, ठीक है ना। देखो बहुत आसान होते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम बात करें विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ जिसको xt ग्राफ बोलते हैं, विस्थापन समय ग्राफ को बोलते हैं xt ग्राफ, x और t के बीच ग्राफ, ठीक है ना। x तो अपन लेंगे, विस्थापन तो लेंगे y एक्सिस पर और समय लेंगे अपन x एक्सिस पे, और फिर अपन ग्राफ खींचेंगे अलग अलग स्थितियों में। जैसे मैं सबसे पहले रूल पूछूं कि अगर विस्थापन, वस्तु का विस्थापन नियत हो, वस्तु का विस्थापन नियत हो, समय के साथ विस्थापन नियत हो। विस्थापन नियत होने का मतलब क्या हुआ कि मान फिक्स है, कितने ही समय पे चेक करो वो विस्थापन उतना ही है। विस्थापन, वस्तु का विस्थापन नियत होगा उस समय विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ देखो बेटा ऐसा होगा। x एक्स पे आपने समय लिया हुआ है सेकंड में और y एक्स पे आपका विस्थापन है मीटर में। विस्थापन किसमें है बेटा, मीटर में, और ये आपका मूल बिंदु है 0,0। अगर मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, इसका मतलब आपका जो विस्थापन है x वो कांस्टेंट है। x आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट, और समय आपका कंटीन्यूअस आगे चल रहा है। t 1 सेकंड पे भी उतना ही विस्थापन है, 2 पे भी उतना ही है, 3 पे भी। किसी भी समय पे वस्तु का विस्थापन नियत हो तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। वस्तु का विस्थापन नियत था, अब मैं बोलूं कि जो नियत वेग जो है ना वो कंटीन्यूअस बढ़े। एक चीज और देखना, विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ होता है वो वेग को प्रदर्शित करेगी। विस्थापन समय के मध्य जो ग्राफ होगा उससे अपन क्या ज्ञात करेंगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन, उल्टा बोल दिया मैंने, इसका क्षेत्रफल नहीं देखना आपको। ये विस्थापन और समय के मध्य एक ग्राफ आ गया। दूसरी स्थिति में परिवर्ती हो, एक समान रूप से वस्तु का विस्थापन एक समान रूप से या परिवर्ती हो। अब परिवर्ती में भी दो तरह से सोच सकते हैं। परिवर्ती हो तो ग्राफ देखो ऐसे बन सकते हैं, दो ग्राफ, समय लिया और इधर विस्थापन लिया। अगर ग्राफ आपने ऐसे बनाया है तो वस्तु का जो विस्थापन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है इस तरह से, और नियत दर से बढ़ रहा है।
और किस दर से बढ़ रहा है? नियत दर से बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तु का जो वेग होगा वो भी नियत होगा। वस्तु का जो वेग होगा वो भी क्या होगा बेटा? नियत होगा। जो वेग होगा वो कैसा होगा? नियत। कि समय x एक्स पे लिया, y एक्स पे विस्थापन लिया, तो ग्राफ आपने ऐसे बनाया विस्थापन और समय के मध्य। मैं 0 से 1 सेकंड के बीच में देखूं, फिर 1 से 2 सेकंड में, तो आपका विस्थापन एक नियत दर से बढ़ रहा है। नियत दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा होगा। अगर परिवर्ती दर से बढ़ेगा, परिवर्ती दर से बढ़ेगा तो ग्राफ जो है वो ऐसा होगा। विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ उस स्थिति में जब परिवर्ती रूप से बढ़ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, तो इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है। अगर विस्थापन समय के साथ घटे, विस्थापन समय के साथ घटे तो ग्राफ ऐसा होगा। विस्थापन समय के साथ नियत दर से घटे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। विस्थापन समय के साथ नियत दर से घटे तो ग्राफ ऐसा होगा। विस्थापन समय के साथ परिवर्ती दर से घटे तो ग्राफ ऐसा होगा। ग्राफ ऐसा होगा। अब देखो एक नई चीज सीखेंगे अपन यहां से, इन ग्राफ से। ये विस्थापन और समय के मध्य जो ग्राफ है, इस ग्राफ का झुकाव वेग होता है। इस ग्राफ का झुकाव आपने पढ़ा होगा, वेग होगा। जैसे देखो मान लो मैं कोई दो बिंदु ले लूं, एक बिंदु यहां ले लिया, दूसरा बिंदु यहां ले लिया, दोनों को x एक्सिस पे भी मिलाया और दोनों को y एक्सिस पे भी मिलाया। मैं पूछूं x एक्सिस पे तो समय लिया हुआ, तो ये तो आपका हो गया डेल्टा t, y एक्सिस पे विस्थापन है तो ये आपका हो गया बेटा डेल्टा x। और अगर मैं इस कोण को देखूं तो ये कोण आपका थीटा है। इसको देखो, इस त्रिभुज को ध्यान से, tan थीटा जो है आपका यहां से क्या होगा बेटा? लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब आपका हो गया डेल्टा x, और आधार आपका हो गया बेटा डेल्टा t समय। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t तो औसत वेग होता है। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t तो क्या होता है? औसत वेग। तो ये जो झुकाव है ग्राफ का, विस्थापन समय के मध्य जो ग्राफ का झुकाव होता है, वो क्या निर्देशित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। उसको अपन औसत वेग या तत्क्षणिक वेग बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर समय अंतराल को कम करते जाएं तो अपना तत्क्षणिक वेग आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो झुकाव है वो धनात्मक है, मतलब वेग जो है वो धनात्मक होगा। ठीक है ना। कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में भी आपका जो झुकाव है वो धनात्मक ही आएगा या ऋणात्मक होगा? इस पे स्पर्श रेखा खींचनी होती है। स्पर्श रेखा खींचोगे, इसमें झुकाव ऋणात्मक है। इसमें झुकाव कैसा है बेटा? ऋणात्मक। और इस वाले केस में सॉरी, इसमें झुकाव धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक है। x एक्स के साथ आप देखोगे ना ऐसे दो बिंदु लेके, तो tan थीटा जो है वो धनात्मक होगा। इस वाले स्थिति में अगर आप स्पर्श रेखा की बात करते हो तो ऐसे होगी। आप देखो झुकाव को tan थीटा से निकाल लो। ये थीटा 90 डिग्री से ऊपर होगा तो झुकाव ऋणात्मक होगा, थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो झुकाव धनात्मक होगा। इस स्थिति में झुकाव धनात्मक है, इसमें ऋणात्मक है। ठीक है। इस वाली स्थिति में भी झुकाव ऋणात्मक है। ठीक है। वेग, झुकाव ऋणात्मक है, इसका मतलब वेग जो है वो घट रहा है, या मैं बोलूंगा वेग ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक और यहाँ धनात्मक। ठीक है। तो विस्थापन समय ग्राफ आपको समझ में आ गया। उसके बाद वेग समय ग्राफ, वेग और समय के मध्य ग्राफ, ये और देख लो, फिर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। वेग समय ग्राफ, वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचना है। वेग समय ग्राफ, ये तो विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वही दो अलग अलग स्थितियां। अगर वस्तु का वेग समय के साथ नियत हो, x एक्स पे आपने समय लिया हुआ है और y एक्स पे आपका वेग है। अगर वेग और समय वेग समय के साथ नियत हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? किसी भी क्षण पे आप वेग ज्ञात कर लो, आपका जो ग्राफ है वो यही होगा। किसी भी क्षण पे वेग का मान नियत होगा, v कांस्टेंट वाली स्थिति आ जाएगी। अगर वेग समय के साथ परिवर्ती हो, और वो भी दो प्रकार से, नियत दर से बढ़े और एक परिवर्ती दर से बढ़े। नियत दर से बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसा होगा, वेग और समय के मध्य जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। नियत दर से बढ़ेगा, किसी भी क्षण पे आप निकाल लो वेग, क्षण विशेष पे 0 से 1 सेकंड में जितना बढ़ा उतना ही 1 से 2 में बढ़ा, तो नियत दर से वेग बढ़ रहा है। और वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, कि जैसे मान लो यहां तक है, ये जो क्षेत्रफल है ये विस्थापन को निर्देशित करता है। इससे अपन पता विस्थापन निकाल लेंगे। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को निर्देशित करता है, या उससे हम विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। ये तो नियत दर से बढ़ने वाली स्थिति।
अगर परिवर्ती हो तो दो तरह से हो सकता है ग्राफ, दो तरह से हो सकता है। एक ऐसे हो सकता है, वेग और समय के मध्य ग्राफ। इस स्थिति में वेग जो है वो समय के साथ परिवर्ती दर से बढ़ रहा है और इस स्थिति में परिवर्ती दर से घट रहा है और इस स्थिति में नियत दर से घट रहा है। ठीक है ना, ग्राफ वैसे ही है, वेग और समय के मध्य ग्राफ देखा हमने। तो इस स्थिति में नियत दर से आपका वेग घट रहा है, इसमें परिवर्ती दर से घट रहा है, इसमें परिवर्ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को निर्देशित करता है और इसका जो झुकाव होता है वो त्वरण को निर्देशित करेगा। वेग समय ग्राफ के झुकाव से अपन त्वरण ज्ञात कर लेते हैं बेटा और इसके क्षेत्रफल से अपन विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। अब ये त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कब ग्राफ में, तो वो अपन चेक करते हैं। देखो, अगर आपने पहली स्थिति की बात करी, ये जो ग्राफ था इसमें वेग नियत था तो त्वरण शून्य होगा, पहली स्थिति में त्वरण शून्य होगा। इस वाले केस में त्वरण देखो, निश्चित समय अंतराल में आपका जो वेग में परिवर्तन है वो भी नियत है, तो इस स्थिति में भी अपन बोल सकते हैं त्वरण आपका नियत है। त्वरण क्या होगा बेटा, नियत होगा। तीसरी स्थिति देखो, अगर आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना, वेग समय तो बीच के मध्य ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, परिवर्ती दर से बढ़ रहा है। तो इस पे दो बिंदु ले लो, देखो दोनों बिंदुओं को एक्स एक्सिस पे मिलाओ, दोनों बिंदुओं को वाई एक्सिस पे भी मिलाओ। ये वाला जो अंतराल है वो समय अंतराल हो गया डेल्टा टी और ये आपका हो गया बेटा डेल्टा वी। अब इसके ऊपर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कम करते जाओ समय अंतराल, तो एक स्पर्श रेखा खींच लो। वो स्पर्श रेखा एक्स एक्स से मान लो थीटा कोण पे है, एक्स एक्स से थीटा कोण पे है, तो मैं आपसे पूछूं tan थीटा, तो आप लिखोगे tan थीटा बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आपका औसत त्वरण हो गया, थीटा आपका न्यून कोण है, तो जो त्वरण है औसत त्वरण वो धनात्मक होगा। इस स्थिति में त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये वाली स्थिति में मेरा ग्राफ इस तरह से है, इस पे आपने दो बिंदु लिए और फिर आपने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। ये जो कोण है, या इस तरह से देखो, अगर ये कोण थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा है तो झुकाव ऋणात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा इस केस में, नेगेटिव। त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। इस स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होगा, इस स्थिति में त्वरण धनात्मक होगा। और जो पहला केस था आपका ये वाला नियत वेग वाला, इस केस में त्वरण शून्य होगा। और अगर नियत दर से आपका त्वरण वेग बढ़ता है तो उसमें त्वरण नियत होता है। इस केस में त्वरण क्या होता है बेटा, नियत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों ग्राफ देख लिए, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में गति की समीकरण। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।